नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। जैसा कि हमने बात की थी कि भारतीय संविधान को समझने के लिए हम में आज ये पहला लेक्चर है। इसमें भारतीय संविधान में भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास किन-किन चरणों में हुआ, तो और में संवैधानिक विकास के प्रक्रिया कैसे अपनाई गई। तो उस दिशा में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि भारत में कंपनी ने जब शासन स्थापित किया, तो कंपनी की स्थापना कैसे हुई। देखो, हम बात करते हैं कि कंपनी की स्थापना भारत में जो 16 अकबर जब राजा भारत के बादशाह थे, तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके समय में कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। 1600 में कंपनी की स्थापना हुई। 1607 में कंपनी के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत आए। कैप्टन हॉकिंस के बाद में फिर थॉमस रो आए। थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस के प्रयासों से ही भारत में पहली कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो 1611 में इन्होंने पुर्तगालियों को हरा करके फिर सूरत में पहली कंपनी स्थापित की, फिर मसूलीपट्टनम, इस तरीके से इनकी कंपनियां बढ़ती गई। फिर मुगल बादशाह से भी इनको अधिकार मिल गए, तो इन्होंने कलकत्ता, चंडीगढ़, इस तरीके से अपनी कंपनियां स्थापित की। हम देखते हैं कि 1600 से लेकर के 1717 तक ये अंग्रेज अंग्रेज व्यापारी जो थे, ये पूर्णतः अपने व्यापार पर केंद्रित थे। इन्होंने भारतीय राजाओं से राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन 1717 में फर्रुख सियार, जब उत्तर मुगल काल में फर्रुख सियार बादशाह थे, तो वो बीमार पड़े थे। तो जॉन सुरमर के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय पैनल आया था, तो उसमें एक डॉक्टर भी थे। उन्होंने क्या था कि जब फर्रुख सियार बीमार थे, तो उनकी इलाज से फर्रुख सियार ठीक हो गए। फर्रुख सियार ने इस खुशी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, यानी कि बंगाल में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को सबसे सस्ती रेट पर अधिकार दे दिया। अब ये भारत में अंग्रेज शासन के लिए दिशा में पहला मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके लिए जो फर्रुख सियार ने जो उनको अधिकार दिए, ये ब्रिटेन के लिए मैग्ना मतलब ब्रिटिश व्यापारियों के लिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1717 में मैग्ना कार्टा यानी कि उनको अधिकार मिलने के बाद में हम देखते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला और जो क्लाइव था उनके बीच युद्ध हुआ 1757 में। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये नाम मात्र का युद्ध था। उसके कुछ साल बाद ही देखते हैं 1764 में फिर युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। 1764 में यहाँ बंगाल और अवध और दिल्ली के जो बादशाह थे, इन तीनों की कैप्टन मुनरो की अध्यक्षता में, यानी कि उनके अगुवाई में हराया गया। तो ये जो भारत में युद्ध की जीत हुई अंग्रेजों की, तो ये निर्णायक जीत हुई, क्योंकि प्लासी में युद्ध हुआ था, सिर्फ बंगाल के नवाब को हराया गया था। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि भारत में जो केंद्रीय सत्ता थी, दिल्ली जो मुगल बादशाह थे, वो केंद्रीय सत्ता के रूप में माने जाते, तो वो भी इस युद्ध में शामिल थे, और ये युद्ध हुआ भी एक्चुअल रूप में था। तो इसमें क्या हुआ कि इसके बाद से अंग्रेजों को शासन करने का पूर्ण अधिकार मिल गया। अब ये वास्तविक सत्ता के रूप में आ गए। तो इस दिशा में इन्होंने क्या किया कि 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई, उसमें अंग्रेजों को व्यापार करने का पूरा अधिकार मिल गया। और बंगाल से, यानी कि जो अवध के नवाब थे, उनसे अलग अलग संधि की गई, और जो दिल्ली के मुगल बादशाह थे, उनसे अलग अलग संधि की गई। इस तरीके से बंगाल में तो अंग्रेज पहले से शासन में थे ही, तो उनको उत्तर भारत में लगभग पूर्णतः शासन शासन करने और दीवानी के अधिकार मिल गए। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल में द्वैत शासन की यहाँ से स्थापना हुई। द्वैत शासन का मतलब ये है कि प्रशासनिक अधिकार तो बंगाल के नवाब के पास रहे, और जो प्रशासनिक के साथ साथ में जो दीवानी अधिकार यानी कि राजस्व वाले अधिकार थे, वो अंग्रेजों को मिल गए। अंग्रेजों ने इसके लिए क्या किया कि उन्होंने उप दीवान नियुक्त किए बिहार और बंगाल के लिए अलग अलग। तो उप दीवान क्या करते थे, राजस्व की वसूली करके अंग्रेजों को देते थे। अच्छा, इस परिप्रेक्ष्य में हुआ क्या कि कंपनी के तहत ही कंपनी को जितना मुनाफा हो रहा था, उससे ज़्यादा मुनाफा होने लगा कंपनी के कर्मचारियों को। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन में और लोग जो थे, उन्होंने मांग की कि मतलब इस तरीके से भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ की संसद को कदम उठाना पड़ा। इस दिशा में पहला जो प्रयास किया गया, वो 1773 का चार्टर एक्ट बना के रूप में हमको दिखता है। तो इसके तहत कंपनी में द्वैत शासन जो समाप्त है, उसको समाप्त करने की दिशा में बात हुई। और जो चीज़ें हुई, तो उनको देखते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो यहाँ से व्यवस्थित रूप से भारत में संवैधानिक विकास की रूपरेखा पड़ी, और जिसको हम आगे समझते हैं। तो भारत में संवैधानिक विकास हुई 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को निर्णायक जीत मिली। इसमें 1765 की संधि हुई। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व अधिकार प्राप्त हो गया। और
इस दिशा में भारत में संवैधानिक विकास के लिए प्रयास किए गए। तो भारत में संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक भाग में क्या है, तो कंपनी के तहत संवैधानिक विकास, यानी कि 1773 से 1858 यानी कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उसकी उसके बाद कंपनी से ब्रिटेन की जो ताज है, यानी कि ब्रिटेन के क्राउन ने कंपनी से शासन को, भारत के शासन को ले लिया, और अब पूर्णतः शासन जो है ब्रिटेन के ताज के तहत आ गया। अब कंपनी सिर्फ एक कंपनी बनकर रह गई, जो मेन सा भारत का शासन था, औपनिवेशिक शासन, वो ब्रिटेन के पास आ गया। और उसके बाद 1773 से 1858 तक हम देखते हैं कंपनी के तहत क्या क्या विकास हुए। उसके बाद बात करेंगे क्राउन के तहत संवैधानिक विकास में, तो 1858 से लेकर 1947 तक जो प्रयास किए गए वो क्राउन के तहत किए गए। तो इन दोनों परिप्रेक्ष्यों में हम बात करेंगे कि 1773 से आगे कैसे विकास हुआ और 1858 से लेकर के आगे कैसे विकास हुआ। तो कंपनी के तहत विकास का हम देखते हैं, पहले चरण में जो कंपनी के तहत विकास हुआ, तो उसमें कंपनी का इस तरीके का लोगो था, ये कंपनी का इस तरीके का लोगो था। और 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी ने जो अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए प्रयास किए गए ब्रिटेन की संसद से, तो वो भारत में कैसे लागू हुए उनकी हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया पास होकर के, ये ब्रिटेन की तरफ से पहला प्रयास था। इसमें क्या है कि कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए ब्रिटेन सरकार का यह पहला प्रयास था। इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। अब यानी कि कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करने के लिए ब्रिटेन की तरफ से वैध अथॉरिटी के रूप में भारत में शासन कर सकती थी। तो एक काम तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि यहाँ से केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई। केंद्रीय सत्ता की स्थापना ये हुई, इसको देखो, पहले क्या था, भारत में अलग अलग नवाब थे, अलग अलग तरीके से प्रशासन करते थे। बंगाल में ही बहुत से नवाब थे, उपदीवान थे बहुत से, तो अपने अपने तरीके से सिर्फ जो मेन नवाब होता था, बंगाल का नवाब, फिर मुगल बादशाह को, इस तरीके से सिर्फ राजस्व का था। लेकिन प्रशासनिक जो कार्यभार था वो सबके वहाँ अलग अलग तरीके से होता था। तो वहाँ क्या हुआ कि जब ब्रिटेन यानी कि कंपनी का शासन हुआ, तो कंपनी ने शासन को एक रूप बनाने के लिए केंद्रीय सत्ता की नींव पड़ी। तो वहाँ पुलिस व्यवस्था, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नए तरीके से डेवलप हुई। तो इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था, इस दिशा में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब इसका पदनाम बढ़ा दिया गया। इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ये परिषद इसे सलाह देती थी कि इन किन कामों में करना है। जिस तरीके से मंत्री परिषद एक कह सकते हो छोटा रूप जो है, उसकी शुरुआत यही 4 सदस्यीय कार्यकारी जो परिषद थी, इसी तरीके की बनी। उसके बाद आगे क्या हुआ, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या किया गया, तो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी कि ये अधिक शक्तिशाली हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया। कुछ मामलों में पूर्णतः नहीं सबॉर्डिनेट थे, लेकिन कुछ मामलों में इनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ कि 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा इम्पे बने, तथा इनकी सहायता के लिए 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। तो अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो देख सकते हैं कि इसमें 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे। बाकी पूछा नहीं जाता है, आप चाहे तो ना भी पता करें, कोई ऐसा नहीं है। जो पूछे जाते हैं कि एलिजा एम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम क्या है, ये कई बार पूछा गया। और 1774 में कोलकाता में जो था, ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है कि 1700 कब हुई थी, 1774 में। कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी, उच्चतम न्यायालय था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे थे। और किस एक्ट के तहत हुई थी, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, चार्टर एक्ट, उसी के तहत हुई थी। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, उपहार यानी कि भारत से लेने पर पाबंदी लगाई गई। हमने बताया कि भारत में क्या हुआ था कि जितना कंपनी व्यापार करती थी, उससे ज़्यादा व्यापार और भ्रष्टाचार की वजह से जो कंपनी के कर्मचारी थे वो पैसे वाले हो गए थे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने का एक बड़ा कारण ये भी था कि भ्रष्टाचार कंपनी के जो कर्मचारी थे उनमें इतना बढ़ गया था कि जो ब्रिटेन के और नागरिक थे, उन्होंने संसद पर दबाव डाला कि इस पर कुछ ना कुछ कानून बनाया जाए। तो संसद ने उस दिशा में कानून बनाने के लिए ये 1773 का एक्ट लेकर के आई। तो उसमें निजी जो कर्मचारी थे, उनको निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, भारत से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और कंपनी पर नियंत्रण और स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, ये ब्रिटेन के जो सदस्य होते थे, संसद के सदस्य, उन्हीं से मिल करके बनता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। तो इसकी स्थापना की गई कि हम कंपनी पर अब धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, इस दिशा में इसकी स्थापना की गई। आगे क्या हुआ इसमें,
तो फिर हम देखते हैं कि 1781 का अधिनियम आता है। 1773 के अधिनियम के वो मुख्य प्रावधान थे, हमने बात उनकी कर ली। अब 1781 का जो अधिनियम आता है, इसके क्या क्या है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट भी इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या था कि गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इसमें पहले क्या था कि गवर्नर जनरल भी थे, अब उनको क्या कि जो उनकी काउंसिल 4 सदस्यीय काउंसिल बनी थी और गवर्नर जनरल, दोनों को जो सर्वोच्च न्यायालय बना था 1774 में कोलकाता का, उसकी उससे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। कंपनी के सेवकों को भी इससे बाहर रखा गया। अच्छा, इसका एक रीजन था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, हमने नाम नहीं लिखा, लेकिन आप लोग खुद से भी बता सकते हैं, बाकी हम बता रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग जब आया तो उसने कई सुधार किए, तो उसमें देखा कि वो कोई सुधार करना चाह रहा था, कोई जो मामला था वो तुरंत कोर्ट में पहुंच जा रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, तो उसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया और कंपनी के सेवकों को भी इससे बाहर रख दिया गया, कि जिससे कि शासन जो प्रशासन था उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके, या कंपनी के न्यू जो प्रशासन पर पकड़ है उसको और अच्छे से बनाए रखा जा सके। तो दो काम हुए। दूसरा है राजस्व संबंधी मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, क्योंकि कंपनी का मेन था कि राजस्व, क्योंकि एक टाइम था जब कंपनी ब्रिटेन से सोना लाती थी यहाँ के माल को ले जाने के लिए। अब क्या हुआ कि बंगाल के राजस्व से कंपनी को इतना ज़्यादा फायदा होने लगा कि भारत में माल खरीदने के लिए वो बंगाल के राजस्व का यूज करती थी। तो कोई भी नहीं चाहता था कि इसमें इंटरफेयर हो राजस्व में, इस वजह से इसको बाहर रखा गया। दूसरा है कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत लाया गया। इसमें हिंदू मुस्लिम अदर जो थे उनको सबको भी लाया गया। इसमें हिंदुओं के मामले हिंदू कानून के तहत तथा मुस्लिमों के जो मामले थे वो मुस्लिम शरीयत के तहत लाए गए। इसमें काजी की और जो हिंदू में पंडित होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती थी। वो जो मुस्लिम कानूनों से संबंधित जानकारी रखते थे मुस्लिमों के लिए, और हिंदुओं से संबंधित कानूनों की जानकारी रखते थे उनको हिंदुओं के मामले देखने के लिए रखा जाता था। ठीक है, तो इसके तहत मामले निपटाए जाते थे। फिर प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के दायर हो। जो प्रांतीय न्यायालय बनाए गए तो उनकी जो अपील थी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वहां दायर किया जाए, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस तरीके के इतने काम हुए। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, तो फिर आगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या क्या किया गया, तो कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। पहले कंपनी राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य सब देख रही थी, अब इसके राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया, वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब इसमें एक और संस्था का गठन किया गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामलों तक सीमित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कब हुई थी, ये 1700 जो 81 वाला था उसके तहत हुई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये एक नया बना, तो इसको क्या किया गया कि राजनीतिक मामलों के गठन के लिए अधिकार दे दिए गए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में रहता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के डायरेक्टर्स में से मिलकर के इसकी नियुक्ति हुई। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वही व्यापार वाणिज्य वगैरह देखते थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये राजनीतिक मामलों की, यानी संसद के जो प्रतिनिधि होते थे वो राजनीतिक मामलों की देखरेख करते थे। तो दो तरीके के कंपनी के, एक तरीके से कहा जाए तो कंपनी के अंदर द्वैत शासन हो गया था कि व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तहत आ गए और जो राजनीतिक मामले हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत आ गए। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य व राजस्व गतिविधियों का निरीक्षण एवं नियंत्रण कर सकता था। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक मामले देखते थे, लेकिन राजनीतिक मामलों में इसको ज्यादा अधिकार था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो ये कंपनी के क्या करता है, भारत में नागरिक सैन्य व राजस्व गतिविधियों की एवं अधीक्षण नियंत्रण कर दोनों चीजें कर सकता था। ठीक है, तो पहली बार भारत को ब्रिटिश भारत अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब ये है कि अभी तक भारत जो था भाई अलग अलग सत्ताएं थी, बंगाल का शासन था, अवध का, इस तरीके। तो अब कंपनी का जब शासन स्थापित हुआ तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहली बार घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि भारत को ब्रिटिश आधिपत्य, यानी कि भारत जो था इस बार आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के आधिपत्य के अंतर्गत आ गया। ये इसका मेन कारण था। उसके बाद 1793 का जो एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। इस समय 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे भारत के क्या बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल ही कहा जाता था, भारत के गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता था। तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद कार्यकाल में हम देखते हैं कि कौन कौन से सुधार हुए। इस काल में हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल के काउंसिल के निर्णय की शक्ति सभी प्रेसिडेंसियों तक बढ़ा दी। तो अब ये कहा गया कि गवर्नर जो 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके जो निर्णय की शक्ति होगी
अब वो सभी प्रेसिडेंसियों तक बढ़ा दी गई। प्रेसिडेंसी तो बम्बई, मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उन पर भी इसके निर्णय लागू होंगे, इसका ये पावर बढ़ा दी गई, क्योंकि कॉर्नवालिस 1789 में जो 1789 से पहले अमेरिका जो था वहाँ का ये था, गवर्नर था। 1709 ये 1789 में अमेरिका का संविधान बन करके आया, उससे पहले ब्रिटेन को, अमेरिका को गंवाना पड़ गया था। तो वहाँ क्या था कि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि भारत को भी अपने हाथ से लजाया जाए, तो उसमें था कि ये कॉर्नवालिस ब्रिटेन की संसद से कई शक्तियां लेकर के आया था। तो उसमें 1793 का एक्ट जो है वो उसी परिप्रेक्ष्य में आया था कि गवर्नर जनरल की जो शक्तियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आया था। तो गवर्नर जनरल का मुंबई और मद्रास पर अधिक नियंत्रण स्थापित हो गया 1793 एक्ट के तहत। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के साथ कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए, जो देखो कंपनी अभी तक 1773 से 93 तक एक एकाधिकार के रूप में काम कर रही थी। अब क्या किया गया कि कंपनी के जो एकाधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 20 वर्षों के लिए जब बढ़ाया गया तो इसमें क्या है कि कंपनी 20 वर्षों तक भारत के साथ शासन, मतलब पूर्णतः शासन ये देख रेख करेगी। आगे जो होगा फैसला वो आगे 20 सालों बाद लिया जाएगा। फिर इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था के सदस्यों तथा कर्मचारियों को कर्मचारियों को भारतीय राजस्व भुगतान किया जाए। मतलब जो भुगतान था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे तथा कर्मचारी थे, उनका जो भुगतान यानी कि उनको जो वेतन है, पेंशन जो भी व्यवस्था थी, तो वो भारतीय राजस्व जो मिलता था यहाँ, मतलब जो राजस्व मिलता था उस राजस्व से किया जाए, क्योंकि वो बैठते ब्रिटेन में थे, लेकिन उनका जो वेतन और सारी चीजें थी वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद अगला जो चार्टर एक्ट आया वो 1813 का चार्टर एक्ट आया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, तो कंपनी अब 1793 वाले में हुआ था क्या कि 20 साल तक कंपनी शासन करेगी। 20 साल बाद अब 1813 में फिर चार्टर एक्ट आया। तो इसके तहत क्या किया गया, कंपनी का चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसके अधिकार को छोड़ करके कंपनी के जो पूर्णता एकाधिकार था उसको अब समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार बना रहा, बाकी जो व्यापार का अधिकार था वो कंपनी से धीरे धीरे ले लिया गया। क्योंकि हुआ क्या था, ये 1813 के आसपास में ब्रिटेन में और भी जो नागरिक थे वो भी चाह रहे थे कि हम जाकर के भारत से व्यापार करें। अभी तक कंपनी को एकाधिकार था, तो ब्रिटेन की संसद को काफी समय तक दबाव पड़ने के बाद अब 1813 तक वहाँ मांग का जोरों से उठी। तो उस दिशा में ये 1813 चार्टर एक्ट आया, जिसमें प्रावधान किया गया कि चाय और चीन के साथ छोड़ करके बाकी अन्य व्यापार और लोग भी ब्रिटेन के कर सकते हैं। क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन में आ चुकी थी इस समय तक, तो सभी को था कि हम अच्छे से अच्छा लाभ पाएं। इस दिशा में ये कदम उठाया गया। फिर उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई। भारत में ईसाईकरण को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक कदम माना जा सकता है। फिर भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। इसमें 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान तो किया गया, लेकिन हुआ क्या कि शिक्षा के प्रारूप को लेकर के, मतलब शिक्षा किस दिशा में, इंग्लिश में दी जाए, एक सेकेंड, शिक्षा इंग्लिश में दी जाए या हिंदी में दी जाए, इस चीज को लेकर के सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से क्या हुआ कि 1 लाख का प्रावधान तो किया गया, लेकिन अभी तक ये जो पैसा आया है कहीं खर्च नहीं हो पाया। 1813 में पहली बार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी शिक्षा के स्वरूप को लेकर के सहमति न बन पाने के कारण अब इसका कहीं खर्च नहीं हो पाया। फिर अगला क्या था कि स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। स्थानीय सरकार भारत में पहले से थी, तो उनको था कि अब व्यक्तियों पर कर लगा सकती थी, ये अधिकार उनको दिया गया। आगे आया कि 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसके तहत कंपनी 1833, तो 1773, 93, 1833, 1813, 1833, फिर इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। तो ये 20-20 साल तक क्या क्या था कि कंपनी के कार्यकाल को, जो प्रशासनिक कार्यकाल है या व्यापारिक प्रशासनिक, इनको बढ़ाने के लिए कि क्या जैसी जैसी स्थिति हम देखेंगे वैसे बढ़ाते घटाते रहेंगे। तो 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इसमें क्या था कि बंगाल के गवर्नर को, देखो यहाँ क्या है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको क्या है, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों में और विस्तार हो गया। अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब भारत की पूर्णता शक्तियां अब उसमें समाहित होने लगी गवर्नर जनरल की। तथा नागरिक और सैनिक शक्तियां इसमें निहित कर दी गई। मतलब पहले नागरिक शक्तियां थी, अब सैनिक शक्तियां, कमांडर इन चीफ वाली जो शक्तियां थी वो भी इसी में निहित कर दी गई। तो यानी कि अब और भी ज्यादा पावरफुल ये हो गया। फिर मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को
क्या किया गया, विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया जो कि पहले उनके पास थी। अब इसके तहत केंद्रीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। केंद्रीकरण की प्रक्रिया जो पहले शुरू हुई थी अब और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया इसके तहत। उसके बाद इसमें कहा गया था 1813 वाले में कहा गया था कि चाय और चीन के साथ व्यापार को के एकाधिकार को छोड़कर कंपनी के सारे एकाधिकार ले लिए गए थे। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या देखा गया कि कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए गए। अब इसे क्या किया गया, पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। अभी तक क्या था, कंपनी देखो व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी जिसने साम्राज्य के रूप शासन के रूप में काम किया। भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में कंपनी के तहत ही शुरुआत हुई। जो कंपनी पूर्णतः प्रशासनिक और राजस्व संबंधी अधिकार लिए थे, उसके बाद धीरे धीरे वो राजस्व अधिकार उसके पास रहे। प्रशासनिक और राजस्व दोनों अधिकार है। उसके बाद व्यापार जो करती थी प्राइवेट, वो व्यापार पर 1793 20 सालों के लिए पाबंद मतलब कहा गया कि हम देखेंगे आगे। 1813 में चाय और चीन को छोड़ करके बाकी सारे का अधिकार खत्म हो गए। 1833 में कंपनी को पूर्णतया प्रशासनिक निकाय बना दिया गया जिसके व्यापारिक अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए गए। अब क्या किया गया, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने का प्रयास किया गया। ये पहला अवसर था जब भारत में सिविल सेवा के चयन के लिए, क्योंकि 1793 में पहली बार सिविल सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था ढंग से। ये तो 1773 से होने लगे थे, लेकिन कॉर्नवालिस कोड आया था 1793 में जिसमें सिविल सेवकों की नियुक्ति के संबंध में विस्तृत मतलब नियम बनाए गए थे। तो वो पहला समय था, लेकिन अब औपचारिक रूप से खुली प्रतियोगिता के माध्यम से कहा गया कि खुली प्रतियोगिता के परीक्षा के माध्यम से आयोजन कराया जाए, क्योंकि अभी कंपनी अपने हिसाब से भरती थी, अभी प्रतियोगिता परीक्षा की बात हुई। लेकिन अभी क्या हुआ किया गया, लेकिन भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान था। ये पहला अवसर था इसमें भारतीयों को भी जो सिविल सेवा भर्ती में शामिल करने की बात की गई। लेकिन हुआ क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे हटा दिया गया। तो अभी मतलब ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाई थी जो भारतीयों को भी शामिल किया जाए बड़े पदों के लिए, इस वजह से इसको हटा दिया गया। फिर इसमें हुआ कि गवर्नर जनरल की जो परिषद में कानूनी सदस्य, देखो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें कानूनी सदस्य के रूप में एक चौथा सदस्य जो शामिल किया गया वो कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो इसमें पहला जो व्यक्ति कानूनी सदस्य के रूप में शामिल हुआ वो कौन था, लॉर्ड मैकाले था। ये वही लॉर्ड मैकाले था जिसने भारत में उसको बढ़ावा देने के लिए बात कही, क्योंकि 1813 में जो 1 लाख रुपए आए थे उनको लेकर के अभी भी सहमति नहीं बन पाई थी। तो इसी के ये कानूनी सदस्य था, इसी ने कहा था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो इसी की लॉर्ड मैकाले की ही है। तो ये पहली बार कानूनी सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया। फिर शासन का भी केंद्रीकरण शासन का केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण का मतलब कि 1833 वाले में बताए थे कि 13 में केंद्रीकरण बढ़ा 1833 का और केंद्रीकरण किया गया। तो ये चीज़ें सारी देखते रहे कि 1833 में केंद्रीकरण और ज़्यादा बढ़ गया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो आगे बात करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट आया और इसमें 1833 के बाद की देखें और क्या 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 चीज़ें बदलती गई। तो इसमें कहा गया कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग करने का प्रावधान किया गया। देखो अभी भारत में जो प्रावधान है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन भी है और शक्तियों का समन्वय भी है। तो उसमें पहली बार जो विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग करने की बात की गई वो 1853 के चार्टर एक्ट से की गई। विधायी शक्तियां मतलब कि जो विधायी कार्य करेगा वो कार्यकारी कार्यों से अलग रहेगा। भारत में विधायिका के सदस्य अस्थायी कार्यपालिका का गठन करते हैं। जैसे जो संसद सदस्य बनकर जाते हैं संसद या विधायक, वही मंत्रिपरिषद बनाते हैं और मंत्रिपरिषद जो है अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करती है। तो एक तरीके से शक्तियों का समन्वय भी है और ये शक्तियों का विभाजन भी है कि जो विधायिका का कार्य करेंगे वो मंत्रिपरिषद के मतलब कार्यकारी कार्यों से अलग रहेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1853 के चार्टर एक्ट से पहली बार की गई। परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। इसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। अब जैसे केंद्रीय विधान परिषद जिसे हम कहते हैं कि जो संसद है, संसद का छोटा रूप, ये पहली बार 4 पहले काउंसिल के सदस्य थे, अब परिषद में 6 सदस्य और नए जोड़े गए। तो ये इसका स्वरूप और विस्तार होने लगा, तो इसे केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। नाम भी बदल गया। इसका सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। ये 1833 में पहली बार प्रावधान आया था, 1853 में पहली बार इसका आयोजन किया गया। अभी जो परीक्षा थी ये लंदन में आयोजित होती थी, भारत में नहीं आयोजित होती। इसीलिए पहले जो होती हैं सत्येंद्रनाथ बोस, ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। तो और 1853 से इसकी शुरुआत हो गई है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो जिसमें
इसमें कहा गया है 1853 वाले में कहा गया कि भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। 1833 वाले में भारतीयों का विरोध किया गया था, लेकिन इसमें भारतीयों को भी शामिल करने की बात कही गई। फिर कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया, लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। अच्छा, अब पहले क्या हो रहा था कि कंपनी के शासन को 20-20 सालों तक के लिए बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इस बार कहा गया कंपनी का जो शासन है वो समय का तकाजा है, कब उसे ले लिया जाए शासन को। तो इसमें कंपनी के शासन को विस्तारित तो किया गया, लेकिन कब तक कहा गया ये नहीं बताया गया कि कब तक कंपनी का शासन चलेगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि कंपनी के तहत 1853 तक जो शासन हुआ उसमें कंपनी पूर्णतः शासन करती रही। पहले व्यापारिक अधिकार भी थे, तो कंपनी व्यापार और प्रशासन दोनों कर रही थी। धीरे धीरे व्यापारिक अधिकार एकाधिकार छीन लिए गए। 1813 में चाय और चीन का अधिकार एकाधिकार बचा। 1833 में पूर्णतः प्रशासनिक संस्था बना दी गई, जिसके पास सिर्फ प्रशासन का ही अधिकार रह गया। 1853 में इसको प्रशासनिक अधिकार बढ़ाया गया, लेकिन ये कहा गया कि अब आगे कितने समय तक ये कंपनी प्रशासनिक कार्य देखेगी ये आने वाले समय में डिसाइड किया जाएगा। और पर भारत में 1857 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें ब्रिटिश सत्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्पन्न हुई हमारे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में, 1857 के रूप में, जिसमें अवध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विरोध देखने को मिला। इसके बाद में कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारत में ताज के साथ शासन को स्थापित किया गया। ताज के तहत शासन के रूप में हम देखेंगे अगले लेक्चर में, इसको देखेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ताज के तहत शासन का कैसे कैसे हुआ और कंपनी के तहत क्या हुआ, तो कुछ चीज़ों में जो बदलाव आए उनको हम समझेंगे, ठीक है। तो अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं इसको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।